नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज भारद्वाज। हम लोग आईसीएसई क्लास 10 हिस्ट्री कर रहे हैं और रिवॉल्ट ऑफ 1857 का हमारा चैप्टर चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि क्या क्या सोशल कॉजेज़ थे हमारे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के, और इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे मिलिट्री कॉजेज़ को। क्योंकि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे, कोई इमीडिएट थे, कोई लॉन्ग टर्म थे, कोई मिलिट्री रिलेटेड थे, कोई सोसाइटल सेटअप से रिलेटेड थे। तो जो मिलिट्री कॉजेज़ है, तो मिलिट्री कंसिस्ट ऑफ इंडियन सोल्जर्स। तो जो हमारे मिलिट्री कॉजेज़ होंगे वो ज़्यादातर इंडियन सोल्जर से रिलेटेड ही होंगे। इल ट्रीटमेंट ऑफ द इंडियन सिपॉइज। इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सिपॉइज वॉज अ वेरी बिग मेजर प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि भाई सेना में है, दोनों एक दूसरे के लिए जान दे रहे थे। दे बोथ आर आर्मी मैन, दे बोथ आर सोल्जर्स, राइट। तो अब दोनों एक साथ हैं, एक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों में कोई फ्रैटर्निटी नहीं थी, कोई भाईचारा नहीं था। और जो इंडियन सोल्जर्स भले ही उतने ही रिस्क का सामना करते थे एज सेम एज द इंग्लिश सोल्जर्स, दे वर कंसिडर्ड इन्फीरियर। उनको छोटा समझा जाता था। ये हिंदुस्तानी सोल्जर ही थे जिनके कंधों पे चढ़ के ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, बट स्टिल दे वर ट्रीटेड आउट, दे वर गिवन अ वेरी इन्फीरियर एंड अ बैड फीलिंग अबाउट देयर प्रेजेंस। उनको छोटा समझा जाता था, कम स्किल्ड समझा जाता था, और ऊपर पोस्ट पे जाने नहीं दिया जाता था। उनके ट्रेनिंग में उन्हें अब्यूज़ किया जाता था, उन्हें किक किया जाता था। देर अब्यूज एंड किक्ड एज इफ दे वर एनिमल्स, जानवरों की तरह ट्रीटमेंट। और ऐसा ट्रीटमेंट ब्रोक देयर हार्ट्स, सच ट्रीटमेंट्स ब्रोक देयर हार्ट एंड हर्ट देयर फीलिंग्स। और जो ब्रिटिश मिलिट्री अथॉरिटीज़ हैं, इन्होंने सिपाहियों को, दे फॉरबेड द सिपॉइज फ्रॉम वेयरिंग कास्ट और सेक्टेरियन मार्क्स, बियर्ड्स और टर्बन्स। अब हिंदुओं के लिए काफ़ी चीज़ें, जैसे बंगालीज अपने हाथ पे कुछ पहनते हैं, माफ़ कीजिएगा एग्जैक्ट नाम नहीं पता, कोई हिंदूज़ हाथ में लाल धागा पहनते हैं, रक्षा बोलते हैं जिसको। कोई मुस्लिम्स दाढ़ी रखते हैं, सरदार कंपल्सरीली मोस्टली पगड़ी रखते हैं। तो ऐसे जो कास्ट सिंबल्स थे या रिलीजन रिलेटेड सिंबल्स थे, उनको अंग्रेज़ों ने इंडियन सिपॉइज को रखने नहीं दिया, जिसकी वजह से काफ़ी एक दिक्कत आई, एक डिसकंटेंटमेंट की फीलिंग आई, इन्फीरियर स्टेटस एंड लो सैलरीज। अब सेम काम के लिए जो ब्रिटिश सोल्जर था उसको 8 टाइम्स मोर सैलरी मिलता था कंपेयर टू एन इंडियन सोल्जर। तो भाई अब दोनों के जान को उतना ही खतरा है, उतना ही रिस्क है, तो फिर एक इंग्लिश सोल्जर को 8 गुना ज़्यादा सैलरी क्यों मिले? इस बात को लेकर इंडियन सोल्जर्स में काफ़ी ज़्यादा डिसकंटेनमेंट थी। और इंडियंस को प्रमोशन का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता था। दे वर गिवन नो अपॉर्चुनिटीज़ टू बी प्रमोटेड। और जो हाईएस्ट रैंक होता था उनका था सूबेदार। और उस सूबेदार की सैलरी जो है ना, वो एक इंग्लिश सोल्जर से भी कम थी। मतलब सूबेदार कंपैरेटिवली एक सोल्जर से ऊंचा पोस्ट है, लेकिन एक सूबेदार की भी सैलरी एक इंग्लिश सोल्जर से कम थी। आप समझ लीजिए कितना सैलरी डिफरेंसेस हुआ करता था उस टाइम में। और ये जो सिपाही की ज़िंदगी थी वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी। उसे फैमिली से दूर रखा जाता था, सब कुछ से दूर रखा जाता था, और उसे काफ़ी ज़्यादा एक छोटा पोजीशन दिया जाता था, भले ही रिस्क फैक्टर उसके लाइफ में सबसे ज़्यादा था, और उन्हें काफ़ी इन्फीरियर फील होता था। तीसरा है जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, 1856 में आया। ये हमारे महान लॉर्ड कहने का मन तो नहीं है, लेकिन बुक में लिखा है तो कहना ही पड़ेगा, लॉर्ड कैनिंग द्वारा आया। लॉर्ड कैनिंग पास द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट इन 1856। अब हमारे इंडियन सोसाइटल सेटअप में एक बात था कि जो हमारे इंडियन सोल्जर्स हैं वो समुद्र को क्रॉस नहीं करेंगे। दे वोंट क्रॉस द सीज एंड गो आउटसाइड, एंड इफ दे आर डूइंग इट, दे आर नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज अपर कास्ट हिंदूज, और मे बी इन सम सोसाइटीज दे आर नॉट इवन कंसिडर्ड एज हिंदूज। लेकिन जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ने कहा कि भाई अगर आपको जाना पड़ेगा दूसरे देशों में समुद्र पार करके, उड़ के, कैसे भी, तो आप जाएंगे, ये आपके ऑर्डर्स हैं और आपको जाना पड़ेगा। और इसको बहुत सारे ब्राह्मण सोल्जर्स और अपर कास्ट सोल्जर्स को एक रिस्क लगा। क्यों? कि भाई हम चले गए, फिर हमें सोसाइटी में एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे ये लोग। क्योंकि अब उस समय कि आप ऑर्थोडॉक्स नेचर कह लीजिए या फिर माइंडसेट कह लीजिए, लेकिन अब जो था सोसाइटी यही था। तो इससे एक ब्राह्मण सोल्जर्स को या अपर कास्ट सोल्जर्स को अपने एक रिलीजन पे खतरा दिखा, और इंडिया रिलीजन का ही देश था, तो रिलीजन पे खतरा दिखेगा तो लोग अपोज करेंगे ही। फिर आता लॉस्ट ऑफ ब्रिटिश प्रेस्टीज इन फर्स्ट अफगान वॉर। अब दुनिया में या भारत के लोगों में ही एक सोच थी कि द ब्रिटिशर्स कैन नॉट बी डिफीटेड, दे आर इनविंसिबल। जैसे एक आयरन मैन वाला फीलिंग दे दिया, द इनविंसिबल आयरन मैन, उसी तरह से द इनविंसिबल ब्रिटिशर्स, कि ब्रिटिशर्स को कोई हरा नहीं सकता है, राइट। दे आर द मोस्ट स्किल्ड, मोस्ट सुपीरियर, मोस्ट रिच, मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड दे कांट बी डिफीटेड। लेकिन जब हमारा फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ और क्रिमियन वॉर हुआ, उसमें अंग्रेज़ों को लिटरली काट दिया अफगानियों ने, रशियंस ने। तो उससे अब भाई न्यूज़ तो फैलेगी, तो उससे इंडियंस के भी दिमाग में आया कि भाई अंग्रेज़ तो हार गए, मतलब अंग्रेज़ों को हराया भी जा सकता है,
तो जब ये लोग अंग्रेज़ को हरा सकते हैं, अफ़गानिस्तान जैसा छोटा देश अंग्रेज़ों को हरा सकता है, भाई तो हम तो बड़े देश हैं, हम क्यों नहीं हरा सकते। तो ये एक उम्मीद का एक क्या कहेंगे इसको, सिल्वर लाइनिंग आ गया इन लोगों के बीच में। देन इफेक्ट ऑफ द एनेक्सेशन ऑफ द अवध या अवध जिसे आप कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा टेरिटरी था और उस टेरिटरी में सबसे ज़्यादा सोल्जर्स जो हैं इंडियन आर्मी तो नहीं कहेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे ज़्यादा सोल्जर्स मोस्टली अवध के ही क्षेत्र से आते थे। लेकिन अवध को मिस गवर्नेंस के ग्राउंड्स पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया वहाँ के राजा से और वहाँ के टैक्स बढ़ा दिए। अब जो ब्रिटिश सोल्जर्स जो सोच रहे थे कि अब हम काम नहीं करके घर में जाके खेती वगैरह भी करेंगे, उन्हें ज़्यादा टैक्स देना पड़ा। अब वो आर्मी में कमा भी नहीं पा रहे हैं और घर पे उनको ज़्यादा टैक्स भी देना पड़ रहा है, तो उनकी लाइफ तो बहुत ख़राब हो गई। इसलिए उन्होंने फिर वहाँ पे भी रिसेंटमेंट किया। फिर है न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन सोल्जर्स। द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स वॉज 5 times दैट ऑफ द ब्रिटिश ट्रूप्स। अब हम 5 गुना ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स होने, उनके अंदर भी एक स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी सॉलिडारिटी थी कि भाई हम तो इनसे 5 गुना है, हम चाहें तो इन्हें उखाड़ के फेंक सकते हैं। और अगर उस समय इंडियन सोल्जर्स ऑर्गेनाइज्ड होते, एक प्रॉपर लीडरशिप के अंदर होते, तो उखाड़ के फेंक भी सकते थे। लेकिन लैक ऑफ प्रॉपर लीडरशिप, लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस के चक्कर में ये नहीं हरा पाए और हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कोई बहुत बड़ा मेजर ब्लो इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं कर पाया। ये सब हो गए कॉजेज़। अब एक आता है इमीडिएट, यानी कि वो कॉज जिन्होंने इस पूरे फिनोमिनन को एक्चुअली में ट्रिगर किया, वो था ग्रीस्ड एनफील्ड कार्ट्रिजेस। अब आपके सामने जो पिक्चर है मैंने डाली है, आप उसमें देख सकते हो कि ग्रीस्ड कार्ट्रिज को कैसे लोड करते हैं, एक कार्ट्रिज में क्या हुआ करता था। तो आप जो उसमें पेपर केस देख रहे हैं ना, उसे मुंह से फाड़ना पड़ता था, तो और उसके लिए ग्रीस हुआ करता था। और ग्रीस के लिए ये रूमर फैलाया गया कि ये काऊ फैट और पिग फैट का बना है। अब काऊ फैट हिंदुओं के लिए बैन है और पिग फैट मुस्लिम्स के लिए बैन है। तो इस वजह से क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम सिपॉइज दोनों में काफ़ी ज़्यादा एक रिसेंटमेंट की फीलिंग आ गई कि भाई ये अंग्रेज़ तो हमारा धर्म ही हमसे छीन लेंगे। अब आप देख सकते हो सामने कि कैसे पूरे उस राइफ़ल को लोड किया जाता था। इनफील्ड राइफ़ल की भी मैंने फ़ोटो लगा रखी है। अब ये क्लोजेस्ट और द मोस्ट ओरिजिनल जो फ़ोटो मुझे मिला, मैंने उसे लगाया। हो सकता है उससे थोड़ा अलग हो, लेकिन जो लंदन में जो लंदन में जो इंग्लिश का म्यूज़ियम है ब्रिटिशर्स का, वहाँ पे ये राइफ़ल रखी है और ये वहीं की पिक्चर है। तो आप देख सकते हैं कैसे लगाना है। तो ये ग्रीस्ड राइफ़ल को लगाने में उसके लिए मुंह से लगाना पड़ता था, और जैसे ही इसको मुंह से लगाएंगे, चाहे वो हिंदू लगाए चाहे मुस्लिम, उनका धर्म खतरे में आ जाएगा। तो इस चीज़ को लेके जो है इंडियन और मुस्लिम सोल्जर्स में काफ़ी ज़्यादा रिसेंटमेंट हुआ और उन्होंने बहुत सारे सोल्जर्स गुस्से में आके उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि अंग्रेज़ सोल्जर्स जो हैं हमारा धर्म हमसे छीन रहे हैं, और उन्होंने ये कार्ट्रिज को यूज़ करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने भारी रिपरकशन लाए। दे रेसिप्रोकेटेड हेविली। बहुत सारे बैंड्स ऑफ सोल्जर्स को डिसबैंड कर दिया गया, बहुत को सर्विस से निकाल दिया गया, बहुत को जेल में डाल दिया गया, और उन्हीं के सपोर्ट में आके बहुत सारे सोल्जर्स ने अपने हथियार चलाने से मना कर दिया। एंड दस ब्रोक डाउन द फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस और द सेपॉय म्यूटिनी और द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ये वीडियो में हमारे पास थोड़ा सा टाइम तो और है, तो हम लोग मेन इवेंट्स एंड प्रोग्रेस ऑफ द वॉर भी देख लेते हैं। तो द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 बिगैन एज अ म्यूटिनी ऑफ सेपॉयज। तो सिपाहियों ने शुरू किया, हमारे सोल्जर्स ने शुरू किया, इसलिए म्यूटिनी ऑफ सेपॉयज भी कह सकते हैं, ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी में ही एनरोल्ड थे। और ये कब शुरू हुआ, 10 मई 1857, और ये कहाँ शुरू हुआ, इन द टाउन ऑफ मेरठ। ये मेरठ में शुरू हुआ और ये सारे अगल बगल के सोल्जर्स में, सिविलियंस में और ये रेबेलियन में काफ़ी ज़्यादा फैला। और इसका फैलने का मेन एरिया कहाँ था, दी अपर गैंजेटिक प्लेन, यानी कि जो यूपी का बेल्ट है, वहाँ पे ज़्यादा फैला। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ द प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, बिहार, नॉर्थन मध्य प्रदेश एंड द दिल्ली रीजन। मतलब ये जो हमारा गैंजेटिक प्लेन है, यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा ये स्ट्राइक किया रिवॉल्ट ऑफ 1857। आप जैसे देख सकते हैं साउथ इंडिया में उतना नहीं पहुँच पाया, ये हमारे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स में नहीं पहुँच पाया, तो इसी की वजह से एक नेशनल फिनोमिनन का ये रोल नहीं ले पाया। लेकिन नॉर्थ इंडिया में इसने काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाला। द रेबेलियन पोज्ड अ कंसिडरेबल थ्रेट टू द कंपनी पावर इन दैट रीजन एंड वॉज ओनली कंटेन्ड विद द फॉल ऑफ ग्वालियर ऑन 20 जून 1858। यानी कि एक साल का ये जो प्रोसेस चला रेबेलियन का, ये लंबा चला, जिसके हम लोग डिटेल्स अगले वीडियो में करेंगे।
लेकिन ये ख़त्म कब हुआ, ये शुरू हुआ 10th ऑफ मई को 1857 को मेरठ से, और ये ख़त्म हुआ 20th ऑफ जून, यानी कि 1 साल 1 महीने 10 दिन चला ये 1858 को। और ये कहाँ ख़त्म हुआ, विद द फॉल ऑफ ग्वालियर। फॉल ऑफ ग्वालियर मतलब जब ग्वालियर पे वापस अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया, तब जाके सिपॉय म्यूटिनी ख़त्म हुआ। दिस रिबेलियन इज़ ऑल्सो नोन एज इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और द ग्रेट रेबेलियन, और द इंडियन म्यूटिनी, और द रिवॉल्ट ऑफ 1857, और द अपराइजिंग ऑफ 1857, सिपॉय रिबेलियन, सिपॉय म्यूटिनी। बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत सारे नाम दे देते हैं, तो मैंने अभी तक जितने नाम इनकाउंटर किए हैं अपनी यूपीएससी की तैयारी में, या अभी तक जो भी मैंने पढ़ा, मैंने सबको इनकाउंटर कर दिया, मतलब सबको इनकॉर्पोरेट कर दिया, ताकि अगर कहीं एग्ज़ाम में कोई दूसरा नाम आए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप लोग बहुत चीज़ों की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने सारे नाम इसमें इकट्ठा कर दिए। एंड द फाइनल स्पार्क वाज प्रोवाइडेड बाय द एम्यूनिशन फॉर न्यू पैटर्न 1853 एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल ने भाई आग में घी का काम कर दिया, ठीक है। और कैसा राइफ़ल था आप लोगों ने देख ही लिया है पहले, आप लोग वीडियो में थोड़े पहले जाके देख भी सकते हो, एक और बार मैं दिखा देता हूँ। कहा जाता था कि ये जो कार्ट्रिज है इसमें बीफ या पिग का फैट है, जिसकी वजह से हिंदू या मुस्लिम के रिलीजन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता। भी असलियत था कि नकली था ये किसी को नहीं पता, लेकिन उस समय जो था ये यही था। तो इसीलिए जो है इमीडिएट कॉज यही हुआ। जो मेन इवेंट्स ऑफ द वॉर है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, मैं इसको आज ही या कल ही लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वॉच टाइम काफ़ी कम है, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी खुद की भी तैयारी रहती है, तो मैं उतने फ्रीक्वेंट वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन मैं अब कोशिश करूँगा कि मैं डेली कम से कम 1 या 2 वीडियोज़ डालूँ। तब तक आप लोग भी ध्यान रखिए, कोविड है, सेफ़ रहिए, और कोई डाउट्स है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए, या मेरे टेलीग्राम लिंक पे, आप भारद्वाज स्टडी सर्कल सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, मैं इन सारे पीडीएफ्स को वहीं डालता हूँ, आप देख सकते हो। और इंस्टाग्राम पे आप मेरे जेन्युइन डाउट्स आप पूछ सकते हो, दे विल ऑलवेज बी एंटरटेन। थैंक यू, जय हिंद।